दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं वन के बारे में। वन की परिभाषा। वन की परिभाषा क्या होती है, ये आपकी परीक्षा में आएगा। वन की परिभाषा क्या होती है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम अधिक टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे आधा के है तो हम उसके और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। हिंदी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। वर्ण भाषा के आधार पर होती है। वर्ण भाषा के आधार पर जिससे शब्दों की रचना होती है। क्या होती है? जिससे शब्दों की रचना होती है। जैसे फसल, फसल है आधा पे प्लस अ प्लस स, आधा से प्लस अ प्लस ले प्लस आधा ले प्लस अ, ये होगा फसल की पूरी संधि उच्चारण। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भेद होते हैं। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम बात करते हैं स्वर की। किसकी बात करते हैं? स्वर की। अ आ ई उ री ए आई ओ औ। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर 11 होते हैं। और स्वर के भेद 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर के? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कितने भेद होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। क्या लगता है? बहुत कम समय। उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अभी मैंने बताया था स्वर कितने होते हैं? 11 में से 4 स्वर है। 4 स्वर है जिसमें बहुत कम समय लगता है। ए ई उ और री, ए ई उ और री। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में, मतलब ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये अब जो 11 थे, 11 में से 4 निकाले तो बचे जो सारे ये है दीर्घ स्वर। जैसे आ ई उ, ए आ ई उ ए ओ औ, ये है सारे दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है। किससे? दीर्घ से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जैसे इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? इसका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे राम, रावण आदि के लिए। ठीक है। अब बात करता है व्यंजन की। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। किसकी मदद लेनी पड़ती है? स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। उन्हें क्या कहते हैं? स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। देख, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33 होती है। व्यंजन के निम्न आधार पर भेद किए जाते हैं। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन की। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भाग पर, मतलब पूरे मुंह में टकरा कर बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों पर छूती हुई बाहर निकलती है, उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। इनकी संख्या 25 होती है। क ग अंग, च ज इ, ट ठ ड अण, त थ द न, प फ ब म। कितनी होती है? 25। सारी बता दी, आप देख लेना। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग पर स्पर्श नहीं करती है, नहीं स्वरों के समान स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। य र ल व। उच्चारण के आधार पर हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के रगड़ खाकर बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं।
इनकी संख्या चार होती है, श और है, श और है। ठीक है, इनकी संख्या चार होती है। तो गाइस हमारे इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हमारी यहाँ कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।